So, today's topic is Block 1, Unit 3, Variables and Construct. So, let's see what we are going to study. That is Introduction, Objectives, Meanings of Variables, Types of Variables, Construct, Types of Constructs. So, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. होपफुली जो पहले किया है वो आपको समझ में आया होगा. नाउ वी विल कंटिन्यू विद थर्ड यूनिट और we'll try to keep it very simple, जितना जैसे लास्ट क्लासेस में भी हमने किया कि कितना सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को. तो वही यहाँ पे भी हमारा फोकस रहेगा. ठीक है. So let's understand what we are going to do. So this unit explore the use of construct and hypothesis in research problem formulation, emphasizing the importance of measurable terms to reduce variations in understanding. And it provides an introduction to variable and constructs used by the psychologists. So the purpose is to understand how we can study anything, because if you are not able to study some concept तो आप उस पर रिसर्च कर ही नहीं सकते. अगर आप मेजर नहीं कर सकते, अगर आप उसको रिसर्च नहीं कर सकते, मतलब मेजर नहीं कर सकते, तो रिसर्च हो नहीं सकता है. तो कैसे आप उसको समझें, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड देन हाउ वी कैन स्टडी दोज वेरिएबल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव हमारा है कि वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट्स को समझना. टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे वेरिएबल्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, है ना. वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंफाउंडिंग, एक्सटर्नस, वो क्या होते हैं, और वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, इनमें क्या हमारे डिफरेंसेस होते हैं, वो हम समझेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स. सो मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या है? एनीथिंग दैट कैन वेरी. भाई अगर कोई चीज वेरी कर सकती है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं. तो वेरिएबल इज ए चेंजेबल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी विद एटलीस्ट 2 वैल्यूज. सो वेरी करेगा, कम से कम 2 वैल्यू तो होनी चाहिए. अगर वेरी नहीं करेगा तो 2 से कम वैल्यू वो चीजें होंगी. भाई अगर 2 वैल्यू होंगी तभी तो वेरी कर सकता है. अगर एक ही किसी चीज का वैल्यू है तो दैट वेरिएबल कैन नॉट बी वेरी. तो ये चीज हमें समझनी है. तो वेरिएबल मीन्स which can vary and it can be used in psychological research to measure characteristics or attributes. So अब क्या होता है इस साइकोलॉजिकल रिसर्च में, क्या है, किसी भी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए यूज होता है ना. वेरिएबल कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल एंड देयर रिलेशनशिप टू द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इज डिटरमाइंड बाय ऑपरेशनल डेफिनेशंस. सो वेरिएबल जो भी है वो टेंजिबल यानी मेजरेबल हो सकते हैं और इंटेंजिबल हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं. ये डिसाइड करता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है? सपोज अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप किसी चीज को, अगर कोई कॉन्सेप्ट आप लेते हैं किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का और उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, लेट्स से इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, व्हाटएवर इट इज, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप लेते हैं, तो यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एक्सट्रोवर्जन, दैट इज वन वेरिएबल, एंड एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन को कैसे आप असेस करोगे, है ना. तो उस असेस करने की जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द डेफिनेशन, कि आप कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं, है ना, वो कैसे असेस करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे असेस करेंगे, दैट इज द प्रोसेस वी कॉल इट ऑपरेशनलाइजेशन या ऑपरेशनल डेफिनेशन. कॉन्सेप्ट हो सकता है. अब जैसे अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है रोसाक का, रोसाक में नहीं, फ्रॉइड का. तो अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को
असेस करना क्या कहते हैं मुश्किल काम है। कैसे आप असेस करोगे? तो अनकॉन्शियस को असेस करने के लिए रोसाक और ये जो उतना रिलायबल टेस्ट नहीं है ना, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली इफ यू वांट टू असेस कि एडीएचडी के सिम्टम्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स के, सो बच्चा कितनी देर एक जगह बैठता है, कितनी देर नहीं बैठ पाता है, कितना कंसंट्रेट कर पाता है, दैट यू कैन इजीली, लाइक 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 सेकंड, you can easily observe and understand. So that is the thing. So meaning of variable, for example, the anxiety scale measures anxiety and distance apart, while the affiliation motive measures distance apart. So अब anxiety scale anxiety को measure करती है ना। affiliation motives यानी आप दूसरे से कितना affiliate होना चाहते हैं, वो डिस्टेंस आपका लोगों के साथ में डिस्टेंस को मेजर करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल सपोर्ट एंड कंट्राडिक्ट्स द थ्योरी। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल सपोर्ट और कंट्राडिक्ट द थ्योरी। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो रिजल्ट आता है ना, मान लिया कि आपने कोई रिसर्च किया, कि बार बार मैं एक एग्जांपल जैसे लेके आपको समझाता हूँ जिसको आपको समझ में आए, कि मेरा ये मानना है या एक थ्योरी है वो मानती है कि अगर IQ ज्यादा है किसी का, तो अगर IQ ज्यादा होगा तो पर्सन की एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, ये एक थ्योरी बोलती है कि IQ अच्छा है तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगी। लेकिन हो सकता है तो वेरिएबल्स आपके जो है या तो इसको सपोर्ट करेंगे या फिर इसको कंट्राडिक्ट करेंगे। या तो वो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपको ये बताएगा कि वेरिएबल्स जो है, आपका जो रिजल्ट आ रहा है मेजर किए जो आपने, वो एज इट इज है। एज इट इज मतलब कि जो आपकी थ्योरी कह रही है वही निकल के आ रहा है आपका। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं कि आपका IQ एकेडमिक रिलेशन से अलग रिजल्ट्स दे दे, कि IQ ज्यादा है लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस कम है, तो दोनों तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के हैं, कि आप देखें, बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स वी कैन डिवाइड दीज वेरिएबल्स। सो स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। स्टिमुलस जो चीज आप दे रहे हैं, स्टिमुलस। ऑर्गेनिज्म मतलब पर्सन या जहां पे आप जिनके साथ आप रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट इज आपका ऑर्गेनिज्म। एंड रिस्क, मान लिया कि पर्सन का मूड, IQ, बहुत सारे और फैक्टर्स जो है वो आपके ऑर्गेनिज्म में आते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल, जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। तो साइकोलॉजिस्ट यूज SOR मॉडल टू स्टडी बिहेवियर, यानी स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। तो सिंबल SOR रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स। सो S रिप्रेजेंट द स्टिमुलाई सच एज लाइट। स्टिमुलस हो गया कि ज्यादा लाइट है, कम लाइट है, तो वहां पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है कोई, वो सारी चीजें। एंड जिसको लेके जैसे हम टेम्परेचर, कि हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर में किस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, या हम किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स रहता है। तो ये जो स्टिमुलस हैं वो एक वेरिएबल हो गए, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। देन O रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिज्म वेरिएबल सच एज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मींस आपका मूड कैसा है, आप इरिटेबल हैं तो डिफरेंट परफॉर्मेंस होगी, आप रात में नहीं सोए हैं तो उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आप रिलैक्स हैं तो ज्यादा बेहतर आपका रिस्पॉन्स होगा। तो इन चीजों को ये बताता है ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। देन आपका आता है R रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स वेरिएबल सच एज एक्शंस और रिएक्शंस टू द स्टिमुलाई, कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में, उसको आप रिएक्शन स्टिमुलाई बोलते हैं। रिस्पॉन्स स्टिमुलाई या रिएक्शन स्टिमुलाई हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज एन एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक शॉक इज ए स्टिमुलस वेरिएबल,
यानी इलेक्ट्रिक शॉक है वो, अगर किसी रैट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो इलेक्ट्रिक शॉक अगर दे रहे हैं तो वो स्टिमुलस वेरिएबल है, व्हाइल ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल मेजर द ऑर्गेनिजम्स स्टेट। इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, अगर कोई पर्सन हंग्री है या इरिटेबल है, वो उसका ऑर्गेनिज्म फैक्टर है। रिस्पॉन्स वेरिएबल इंक्लूड लेटेंसी, द टाइम बिटवीन द शॉक एंड द रैट्स एंट्री टू द प्लेटफॉर्म। तो रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है कि भाई उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला तो कितनी देर में रिएक्शन टाइम किया उसका, कितनी देर में उसने रिस्पॉन्ड किया, तो उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल, जो रिस्पॉन्स से रिलेटेड चीजें हैं उनको रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें आईक्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो आईक्यू कम या ज्यादा है हो तो एकेडमिक अचीवमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो आईक्यू अगर हम कम ज्यादा के लोग लेते हैं, कम लोगों को ले लिया, इसका 90 है, इसका 100 है, इसका 110 है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी कितनी, तो इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। इस एकेडमिक परफॉर्मेंस पे हम जाके ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं और जिसपे हम इफेक्ट देख रहे हैं, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसमें हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, है ना। तो independent variable is a factor manipulated by experimenter to determine its relationships to an observed phenomenon। कि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट करते हैं और जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम मेजर करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। टाइप ई independent variable are directly manipulated, while S independent variables are selected through selection। अब इसमें क्या होता है कि टाइप ई और टाइप एस दो तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये नहीं पढ़ाया जाएगा आपको कहीं पे, या यूजुअली नहीं बताते हैं। तो टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक एक है। इलेक्ट्रिक शॉक का रैट के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक को पास, सपोज आपके पास एक नॉब है, तो उसको आप 1 2 3 4 किसी पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे रखना चाहें आप रख सकते हैं, इसको कम ज्यादा डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी एग्जामिनर के पास इसका कंट्रोल है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एंड व्हाइल एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर सिलेक्टेड थ्रू सिलेक्शन, इसको सिलेक्शन के थ्रू किया जा सकता है। इस जैसे आईक्यू वाला रिस्पॉन्स था, अब आईक्यू का किसी भी पर्सन के, एक पर्सन है उसका आईक्यू कम ज्यादा तो आप नहीं कर सकते, तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, उसको करने के लिए आप क्या करोगे, उसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि एक 100 आईक्यू का पर्सन लिया, एक 110 का लिया, एक 90 का लिया, एक 120 का लिया, तो अलग अलग लोगों को लेना पड़ेगा, उसका इफेक्ट दिखना पड़ेगा। यानी आप इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है एस और ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, है ना। तो a dependent variable is measure of the subject's behavior measured using frequency, duration, latency and force, जैसे हमने यूज किया E वाला। and the relationship between independent and dependent variable is dependent with one variable influencing the other। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको क्या कहते हैं, अफेक्ट करता है आईवी डीवी को, यानी इसमें चेंजेस होते हैं तो इसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक। इन एन एक्सपेरिमेंट ए रिलेशनशिप इज डिस्कवर्ड एंड कंफर्म बिटवीन द टू वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, इनके ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू फाइंड आउट। सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट में ये काम होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, और वो पॉजिटिव निगेटिव या जैसे भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं है, दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ पर्सन इन रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंटर है जिसको बोल सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया, एसओआर हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू एक्सट्रेनुअस एंड कंफाउंडेड वेरिएबल्स। अब एक्सट्रेनुअस वेरिएबल और कंफाउंडेड वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सट्रेनियस, जैसा आपको वर्ड्स पता चल रहा है कि
कुछ एक्सटर्नल चीजें हैं। कंफाउंडेड का मतलब जो मिक्स्ड है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दीज आर द कंफाउंडेड और extraneous variable. Let's understand. Extraneous variable which can affect the relationship between independent and dependent variable must be controlled to determine if independent variable changes. अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते चले आ रहे हैं पिछली क्लासेस से कि IQ जो वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था। तो अब IQ हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अचीवमेंट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये अचीवमेंट IQ के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है। इसमें मैनिपुलेशन करके हम देखना चाहते हैं कि हमारा एकेडमिक अचीवमेंट किस तरह का है। ठीक, तो अब एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होता है? एक्सटेनियस वेरिएबल वो है, शायद लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया किसी और क्लास में, कि यहाँ पे IQ पे अदर चीजें की फैमिली की कंडीशन क्या है बच्चे की, कि फैमिली में कोई स्ट्रेस है उसकी वजह से भी एकेडमिक अचीवमेंट पे फर्क पड़ सकता है। बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी एकेडमिक अचीवमेंट में फर्क पड़ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जो अचीवमेंट को, एकेडमिक अचीवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेनुअस वेरिएबल। तो अब हमें किसी तरीके से इनको कंट्रोल करना होता है कि हम ऐसे बच्चों को, इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, तभी हम प्योरली देख पाएंगे कि IQ का अचीवमेंट से क्या रिलेशनशिप है। तो इनको वो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटेनुअस वेरिएबल। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक किसी ने माइक ऑन किया था। ओके, तो अब हम आ जाते हैं। तो अब ये वेरिएबल ऑर्गेनिज्मिक हो सकते हैं, सिचुएशनल हो सकते हैं, सीक्वेंशियल हो सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम। ऑर्गेनिज्मिक मतलब मैंने बता दिया है, सिचुएशन, सिचुएशन पे बेस, जैसे फैमिली की कंडीशन है ना। तो इस तरीके से इनको हम समझ सकते हैं। देन आता है दूसरा जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल विच वेरी विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन मेक द कंक्लूजन ऑफ ए स्टडी डाउटफुल। ये वो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको सेपरेट करना, अलग करना, कंट्रोल करना मुश्किल काम है। तो उसको हम कंफाउंडिंग करें, मिक्स हो जाता है उसी के साथ। ठीक, तो अब फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कैन and coronary heart disease can be affected by factor like smoking duration, age, dietary habits and exercise. अब क्या है कि आपको एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है। एक्सटेनियस वेरिएबल समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? वो वेरिएबल्स जो अलग हैं और वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकती है, तो एक्सटेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल वो हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिक्स हैं, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या स्मोकिंग का कैंसर से कोई रिलेशनशिप है, तो हमने स्मोकर्स ले लिए जो स्मोक करते हैं लोग, और कैंसर या कैंसर के पेशेंट ले लिए, और हम ये ढूंढना चाहते हैं कि स्मोकिंग वाले लोग जो हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनका मतलब कैंसर वाले जो पेशेंट कितने लोग स्मोक करते थे, हमें जानना है। लेकिन अब स्मोकिंग वाले तो आपने ले लिए, अब स्मोक जो कर रहा है उसकी एज क्या है, ये भी तो डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा एज है तो कहने का मतलब है कि उसकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट होता है, उसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। कितने सालों से वो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देन डाइटरी हैबिट्स, किस तरह का वो खाना खाता है, न्यूट्रिशियस ले रहा है नहीं ले रहा है, दैट इज। एंड एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, फिजिकली कितना एक्टिव है, ये फैक्टर भी जो स्मोकर्स हैं उनके साथ में जरूर। अब इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनको करना मुश्किल काम है। हाँ, ये तो अब ये क्या हो गए, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं।
अब ये हो सकता है एक्सटेनियस वेरिएबल, इसी एग्जांपल में हम लेके देखते हैं कि जैसे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, है ना, वो स्मोकिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग वाले जो लोग हैं, तो अब हो सकता है स्मोकिंग के साथ कोई ड्रिंक भी करता हो या कोई और सब्सटेंस ले रहा है, तो इनको हम हटा सकते हैं कि भाई हम ऐसे लोगों को लें जो सिर्फ स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंक नहीं करते। तो इनको तो आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन इनको नहीं सेपरेट कर सकते। तो जो इनको आप अलग करके कंट्रोल कर सकते हैं उनको एक्सटेनियस वेरिएबल बोलते हैं, और जिनको नहीं कर पाते हैं उनको आप कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। इज इट क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक, तो अगला हम करते हैं। अगला क्या है हमारा? एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। तो एक्टिव वेरिएबल्स मैनिपुलेट rewards and punishment, while attribute variables measure human characteristics like intelligence, attitude, sex, socioeconomic status, education and need for achievement. ठीक, एक्टिव एंड एट्रीब्यूट। अब एक्टिव क्या है कि अगर कोई किसी को हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, कोई बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है उसको मैं चॉकलेट दे रहा हूँ या उसको मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ, यानी एक्सटर्नली कोई चीज अप्लाई हो रही है। एट्रीब्यूट क्या हुआ? जैसे आपका इंटेलिजेंस, आपका एप्टीट्यूड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सेक्स, मेल फीमेल है, एजुकेशन, नीड फॉर अचीवमेंट, ये आपका आता है एट्रीब्यूट वेरिएबल्स में। Method of in psychology have attributes such as organization, productivity, group cohesiveness, resource availability. They can be organismic or situational or sequential. तो method in psychology have attributes. Attributes कैसे? जैसे organization की productivity क्या है, वो group cohesiveness, group कितना cohesive है, and sequential ये सिक्वेंशियल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो ये एक्टिव एंड एट्रीब्यूट हो गया। देन आता है क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल। लेवल ऑफ मेजरमेंट आई थिंक आपने पढ़े होंगे, आई थिंक मैंने ही पढ़ाया है, आई डोंट नो। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या है एंड कैटेगोरिकल क्या है? क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल हो गया जैसे मेल फीमेल, है ना, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये कैटेगरीज है ना। तो ये तो इनको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या हो गए? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या हो गए कि आप इनको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी का एंजाइटी का स्कोर 10 है, किसी का 10.5 है, किसी का 11 है, किसी का 13 है। तो ये कैटेगरीज नहीं है, कंटिन्यूअस है, क्वांटिटी में है ना। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वेरी इन अमाउंट व्हाइल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वेरी इन काइंड, है ना। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्स, यानी इनको हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। यहाँ तो नहीं कर सकते ना कि 1.5 मेल 1.25 फीमेल, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ये कैटेगरीज हैं, लो स्टेटस हो गया। कैटेगोरिकल वेरिएबल कैन बी कांस्टेंट, डाइकोटोमस और पॉलीथोमस। डाइकोटोमस मतलब क्या हो गया कि मेल फीमेल दो हैं, ये नंबर इनमें ज्यादा है, 3 है, 4 है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, तो वो आपके कैटेगोरिकल इसमें होते हैं। क्वांटिटी में हम उनको मेजर कर सकते हैं एट एनी लेवल, ठीक है। देन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, क्वांटिटिव, अब क्वांटिटिव वेरिएबल की ये टाइप्स हैं। तो क्वांटिटिव वेरिएबल्स का हमने देखा कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो continuous variable are divided into continuous and discrete variables. Continuous variables can be measured at any degree of precision, while discrete variable have a clear gap and cannot be measured at any degree. तो अब यहाँ पे क्या चीज है ये देखना है कि आप जैसे हाइट है, किसी की हाइट है तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि भाई किसी की हाइट 5 फीट 1 इंच, किसी की 5 फीट 1.5 इंच, किसी की 5 फीट 2 इंच, इस तरीके से हो सकती है। यानी एनी नंबर इज पॉसिबल, दैट इज आपका क्या कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है?
डिस्क्रीट वेरिएबल वो है जो आपका सिर्फ एक नंबर्स में कर सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, अब जैसे मैंने बताया था कि मेल्स हैं, है ना, तो कितने मेल्स हैं, 5 मेल है, 6 हैं, 8 है, 9 है। ये 5.5 या 6.5 मेल्स नहीं हो सकते। अगर नंबर्स हैं तो ये नहीं हो सकता, तो दे आर द डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो अब इनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक नंबर में ही होंगे। एनी नंबर नहीं हो सकता कि 1.5, 2.5, 6.5, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स, उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं। दे आर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट are the types of variable continuous quantitative variables। तो ये थे वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंस्ट्रक्ट। कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्ट समझना, ये वेरिएबल हो सकता है आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन कंस्ट्रक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्ट्स को हम समझते हैं कि क्या है। तो कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट्स आर सिमिलर बट डिस्टिंक्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर आपका है, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। कॉन्सेप्ट और रेगुलरिटीज और रियल और इमेजिन इवेंट और ऑब्जेक्ट, व्हाइल कंस्ट्रक्ट और सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय रूल्स। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे समझते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा या न्यूज में सुना होगा कॉन्सेप्ट कार। कॉन्सेप्ट कार क्या होती है, किसी को पता है? दिखाते हैं लोग, कंपनी शो करती हैं कार्स को अपनी, तो कॉन्सेप्ट कार्स क्या होती हैं? एनीवन? व्हाट इज कॉन्सेप्ट कार? सोनाली आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ यार सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कंपनी किसी न्यू आइडिया को, न्यू एक्सपेरिमेंट को, एक नए कंसेप्ट को एक्सप्रेस करना चाहती है, तो वो बिल्कुल। कंसेप्ट कार का उसके नाम देती है, तो ताकि लाइक लोग जान सके कि एक्चुअली व्हाट इज द मेन कंसेप्ट इन दिस कार, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स, मतलब वो क्या एक्सपेरिमेंट्स डील कर रहे हैं, क्या ठीक नई है, चीज ठीक आ है। रही है। जब वो कॉन्सेप्ट कार का प्रोडक्शन होता है, बन के आती है, तो क्या वो एग्जैक्ट वैसी ही होती है जो कॉन्सेप्ट कार होती है, या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं? चलो मैं बताता हूँ। तो हाँ सर कॉन्सेप्ट, वैसे, हाँ सर सॉरी सर, वो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं चाह रहा था सर वो बोले आप। वैसी नहीं होती, मतलब हाँ, तो क्यों अंदर नहीं होते? चेंजेस होते हाँ हैं, क्योंकि वो एक हाँ, एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद वो उससे मॉडिफाई करते हैं उसको। बिल्कुल किस बेस पे मॉडिफाई करते हैं कि रियलिटी में क्या क्या पॉसिबल है ना, उस हाँ बेस पे। तो अब उसी तरह से कॉन्सेप्ट एंड कंसेप्ट में है। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई मुझे कार बनानी है जो इलेक्ट्रिक से चलेगी, पहले कॉन्सेप्ट ही था, फिर धीरे धीरे रियलिटी में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस पे काम होता है कि रियल में वैसी कार पे, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं जिससे वो रियल लाइफ में परफॉर्म कर पाए और चल पाए, है ना। तो यही डिफरेंस है कॉन्सेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स में। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक थ्योरी आई कि जिसने कुछ एक्सप्लेन किया, कि फ्रॉइड की थ्योरी ले लेते हैं, कि फ्रॉइड की थ्योरी ने बोला कि भाई एक अनकॉन्शियस होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, और ये स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। ऑल दोस थिंग्स पर्सन ने सुना, मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, अब इस कॉन्सेप्ट को हम रिसर्च कैसे करें, तो उसको करने के लिए इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे असेस करोगे आप? तो यही डिफरेंस होता है कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में, कि आईक्यू की थ्योरी तो आ गई कि आईक्यू होता है, लेकिन आईक्यू को असेस कैसे करना है, कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, हम उसकी वर्बल वर्बल उसका देखेंगे कि कितना बेहतर वर्बली वो है, कितनी बेहतर तरीके से वो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। तो ये सारी चीजें मिलके आईक्यू को असेस कर रही हैं। तो वो कंस्ट्रक्ट कुछ इसी तरह की चीज होती है। तो कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट है तो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट और सिमिलर बट डिस्टिंक्ट। कॉन्सेप्ट्स और रेगुलरिटीज ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट और ऑब्जेक्ट। तो कॉन्सेप्ट रियल
और इमेजिन दोनों हो सकते हैं। वाइल कंस्ट्रक्ट आर द सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय रूल्स, ये जो पॉसिबल है रूल्स के थ्रू कनेक्टेड है, सिर्फ आपने सोचा नहीं है उसको, है ना। Concepts are building blocks of thinking, organizing knowledge and representing objectives, properties and relation between features. अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि कॉन्सेप्ट, अगर हम प्योरली साइकोलॉजी पे आ जाएं, तो कॉन्सेप्ट में अगर मैं बोलूं ये कि एक कॉन्सेप्ट है होम, है ना, होम या हाउस, ठीक। अब होम क्या होता है? अब होम्स तो बहुत तरीके के होते हैं भाई, फ्लैट में भी कोई रह सकता है, किसी का बंगलो है, किसी का कोई रेंट पे रह रहा है, कोई किसी तरह के घर में रह रहा है, तो वो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। यहाँ लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, इसमें घर होगा, रहने की जगह होगी, खाना बनाने की जगह होगी, बैठने की जगह होगी, ऑल दोस थिंग, तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। तो कॉन्सेप्ट, और अब वो घर किसी भी तरीके का हो, किसी भी कंट्री में हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई यूएस के लोग ऐसे घर में रहते हैं, यूके के ऐसे रहते हैं, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल पे रहते हैं वो इग्लू में रहते हैं, उस तरह के घर उनके होते हैं। दे आर डिफरेंट बट दे सर्व द सिंपल सेम फंक्शन। सो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक थिंकिंग की ऑर्गेनाइजेशन आप कर पाएंगे। होम का कॉन्सेप्ट है, आप होम की जितने भी टाइप्स हैं उसके, वो आपके ब्रेन में उस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं आपकी मेमोरी में। तो कॉन्सेप्ट आते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपस में रिलेटेड। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ये मेमोरी का जो चैप्टर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपका पेपर 1, तो वहां पे आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। So, researchers often invent or construct new concept for scientific purpose such as intelligence. अब इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग सब कुछ आता है। तो अब रिसर्च करने के लिए हमने इंटेलिजेंस आईक्यू बना लिया, एक चीज आईक्यू होती है, इसके अंदर यही चीजें आती हैं, ठीक। कंस्ट्रक्ट आर पार्ट ऑफ ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड ऑपरेशनली डिफाइंड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, यानी ऑपरेशनली डिफाइंड होते हैं कि उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, वो हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट मेजरेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि वो मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, आप स्टडी उस पर कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करें, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, ये दो तरीके के बताएं आपका जो इसमें होता है कंस्ट्रक्ट में। तो इंटरवीनिंग क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट कम्स बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज बीइंग मैनिपुलेटेड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इन वेरिएबल बीइंग मेजर्ड, यानी आईवी एंड डीवी। तो आईवी एंड डीवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और इसके बीच में आ जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल जो इनको अफेक्ट करता है, आईवी का इफेक्ट को डीवी के ऊपर। तो ये इनके बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं, तो इनको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, तो दे आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन द अंडरलाइंग मैकेनिज्म और प्रोसेस दैट कनेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि भाई इनका जो रिलेशनशिप है आईवी और डीवी का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, वो अगर उसमें चेंजेस ला रहा है तो किस वजह से ला रहा है, उसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो वो एक्सप्लेन करते हैं इस बात। इंटरवीनिंग वेरिएबल आर टिपिकली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इवन दो दे आर नॉट द मेन फोकस ऑफ द स्टडी। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है कि वो फोकस तो नहीं है, फोकस तो हमारा आईवी और डीवी पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन इंटरवीनिंग वेरिएबल जो बीच में है ना, ये मेन फोकस तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना, लेकिन इसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या पड़ रहा है कि क्या प्रोसेस हो रही है इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से डीवी में चेंजेस आ रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है। तो ये कंस्ट्रक्ट इस तरह का होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल इंक्लूड फैक्टर लाइक मोटिवेशन, मूड, कॉग्निटिव प्रोसेस दैट माइट मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने मान लिया था आईक्यू, और डिपेंडेंट वेरिएबल अचीवमेंट, ठीक। अब आईक्यू का इम्पैक्ट
अचीवमेंट पे पड़ता है, हम ये स्टडी कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कितना पड़ता है। तो आईक्यू अच्छा है तो अचीवमेंट कैसा होगा, आईक्यू कम है तो अचीवमेंट कैसा होगा, ये जानना चाहते हैं हम। ठीक, तो अब इसके लिए इसमें और फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होगा, मोटिवेशन ऑफ द पर्सन, कि पर्सन मोटिव, आईक्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन पर्सन मोटिवेटेड ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो आप क्या करोगे, तो आपका अचीवमेंट कम हो जाएगा। आपका आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन आप काम ही नहीं करना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आपका अचीवमेंट तो कम हो जाएगा। तो इस तरह इसको मोटिवेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो या आपका मूड नहीं है पढ़ने का, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं जिनको मेजर भी कर सकते हैं, जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सन का अचीवमेंट आईक्यू जो है उसका फर्क तो पड़ ही रहा है, लेकिन ये मोटिवेशन अगर हाई है तो इसको बढ़ा देगा, अगर कम है तो इसको घटा देगा। तो ये फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो इंटरवीनिंग का मतलब है बीच में इंटरफेयर करना। तो एक कंस्ट्रक्ट ये होते हैं। देन आता है आपका हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट आर द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। अनलाइक इंटरवीनिंग वेरिएबल, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, डायरेक्टली आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नॉट ना तो मेजर कर सकते हैं। इंस्टेड दे आर इन्फर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड मेजरमेंट। आप उनकी किसी के बिहेवियर को जो ऑब्जर्व करते हैं उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि क्या हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होगा। These constructs are often used to describe complex psychological social phenomena that cannot directly observe, such as intelligence, personality trait और self esteem। आप सेल्फ स्टीम को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आप पर्सनालिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि ट्रेट कैसा है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास में है, कंस्ट्रक्ट है। कैसे कि अगर आपको देखना है कि पर्सन की पर्सनालिटी क्या है तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उससे आप इन्फ्लुएंस लगा के देख सकते हो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। भाई आपने देखा लोगों से मिलता है, बात करता है, घूमता फिरता है, लोगों के साथ उसको अच्छा लगता है, तो आपने ये इन्फर किया कि ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। आपने देखा इंटेलिजेंस, आपको देखना कोई पर्सन का इंटेलिजेंस आपको पता करना है, तो आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी, आपने उसकी अदर एक्टिविटीज देखी, आपने उसकी एकेडमिक अचीवमेंट देखा, सब कुछ किया और आपने ये गेस लगाया कि ये आपने इन्फर किया कि उसका जो आईक्यू है वो ज्यादा होगा। तो वो होते हैं हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, यानी जो आप किसी दूसरे बिहेवियर से इन्फर करते हैं और हाइपोथेसाइज करते हैं कि पर्सन ऐसा होगा। रिसर्च डेवलप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेजरमेंट टूल्स टू असेस द पर्सनलाइज दिस कंस्ट्रक्ट इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली तो आप सेल्फ स्टीम पर्सनालिटी नहीं कर सकते, तो उनके बिहेवियर को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेस पे आप बोलते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना कि इसकी नीयत ठीक नहीं थी, इस पर्सन की इंटेंट ठीक नहीं था, तो कोर्ट में या कहीं भी या वैसे भी आप भी देखते हैं, तो आप कैसे पता लगाते हैं। आपको एक पर्सन है, आपसे बोलता है मैं आपको ये दे दूंगा, या आपको नोट्स क्लास में चाहिए, और आपको वो देता है और लाता नहीं है, देता नहीं है, कह तो रहा है दे दूंगा, तो वहां से आप इन्फर करते हैं कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है देने, इसका मन नहीं है देने का। तो आपने उसके बिहेवियर से गेस, बाकी आप कैसे करते कोई और तरीका, तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो ये आपकी यूनिट थी आज की। तो आज हमने डिस्कस किया वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट। ये वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड कंस्ट्रक्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट कितने टाइप के होते हैं, और हमारे रिसर्च को कैसे इम्पैक्ट हमारी रिसर्च के ऊपर डाल सकते हैं। तो अगर